नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हालांकि इसका संबंध पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी है, तो इन दोनों के लिहाज से आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक में हम बात करेंगे मास एक्सटिंक्शन के बारे में, यानी कि जो सामूहिक विलोपन का एक सिद्धांत है, सामूहिक विलोपन का जो एक टर्मिनोलॉजी है, यह क्या है और इससे जुड़े क्या कुछ आजकल चर्चा सामने आ रही है, इस पर हमारी जो आज की बातें हैं ये डिपेंड करेंगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस होने वाले हैं। यदि डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर है क्या, आखिर हमने इस खबर को पिक क्यों किया है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलोपन के बारे में, और साथ ही जो विलोपन होता है, जो एक्सटिंक्शन जो टर्म है, शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ जो वर्तमान में शोध अध्ययन किया गया है वह क्या कुछ कहता है, और इसके बाद हम समझेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि छठा सामूहिक विलोपन यानी सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चिंताएं जताई जा रही हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, और आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सबसे अंत में रहेगा। तो आइए देखते हैं खबर है क्या। खबर की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड में यह खबर आई है कि व्हाट कॉज्ड अर्थ्स फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, है ना। यानी कि एक शोध अध्ययन हुआ था और उस शोध में कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन जो पृथ्वी पर हुआ था, यानी पहला सामूहिक विलोपन उसे हम हिंदी में कह सकते हैं, वह जो पृथ्वी पर हुआ था वह क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, इसके बारे में शोध प्रकाशित हुआ है और उसी से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो आज की जो हमारी चर्चा है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। आइए देखते हैं इसमें और क्या कुछ खास बातें हैं। यदि हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि जिस मास एक्सटिंक्शन या सामूहिक विलोपन की बात कर रहे हैं उसमें विलोपन का क्या अर्थ होता है, या फिर हम उसे इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्सटिंक्शन, है ना। एग्जिट नहीं, यहाँ पर एक्सटिंक्शन की बात हो रही है। एग्जिट एक अलग शब्द है और एक्सटिंक्शन एक अलग शब्द है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है विलोपन यानी समाप्त हो जाना। इसके संदर्भ में यदि मैं आपको बहुत ही मोटे तौर पर बताऊं तो यदि कोई भी प्रजाति विलुप्त होती है, यानी कि पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, विलुप्त होने का मतलब तो यही हुआ कि अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसके अस्तित्व की समाप्ति के बाद यदि कोई जो नई प्रजाति है या फिर जो वर्तमान में कोई नई प्रजाति है वह उसको फुलफिल करती है, उसके अस्तित्व की समाप्ति के बाद जो उसका स्थान है कोई नई प्रजाति लेती है, या फिर वर्तमान में जो प्रजाति अस्तित्व में है वो उसका स्थान लेती है। किसी भी प्रजाति की समाप्ति के बाद, उसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद, है ना, यह जो स्थिति होती है यह स्थिति कहलाती है एक्सटिंक्शन की। किसके, किसी पार्टिकुलर प्रजाति के अस्तित्व की समाप्ति के कॉन्टेक्स्ट में इसकी संज्ञा दी जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मान लिया जाए कि डायनासोर है। डायनासोर पृथ्वी पर से पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए, अब वे नहीं हैं, है ना। अब उनकी विलुप्ति के बाद उनका स्थान किसी और प्रजाति ने लिया होगा, या फिर उस दौरान कोई अन्य प्रजाति यदि अस्तित्व में रही होगी तो उसने उस चीज़ को, उस स्पेस को फुलफिल किया होगा, रिप्लेस किया होगा डायनासोर को, है ना। चूँकि डायनासोर तो विलुप्त हो गए, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए किसी अन्य वजहों से, जो भी कारण रहा होगा, है ना, उस पर हमें नहीं जाना है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है कि एक प्रजाति के अस्तित्व की समाप्ति के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए जो नई प्रजाति है या फिर कोई ऐसी प्रजाति जो उस समय वर्तमान में अस्तित्व में है वह उसका स्थान लेती है, तो जो प्रजाति विलुप्त हो गई उसे हम एक्सटिंक्ट की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम मास एक्सटिंक्शन की बात करें या सामूहिक विलोपन की बात करें तो इसमें होता यह है कि प्रजातियों के प्रतिस्थापित होने की तुलना में बहुत अधिक तेजी से जो है वो विलुप्त होने लगता है। यानी कि जिस दर से प्रजाति को नई प्रजाति प्रतिस्थापित करती है, रिप्लेस करके वो वहाँ पर उसका स्थान लेती है, उस के एवज में जो विलुप्त होने की जो दर है वह कहीं अधिक है ना। मान लो कि मैं इसे भी एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि यदि डायनासोर की ही बात की जाए
तो डायनासोर की विलुप्ति इतनी तेजी से हो रही है कि उसका स्थान लेने वाली जो नई प्रजाति है वह बहुत ही धीरे से धीरे उसका स्थान ले रही है, या उसके स्थान लेने की दर बहुत ही कम है ना। तो ऐसी स्थिति में जो यह व्यवस्था है, जो यह प्रक्रिया है, इसे हम मास एक्सटेंशन के तौर पर या फिर सामूहिक विलोपन के तौर पर जानते हैं। इसको हम और अच्छे से यदि समझने की बात करें तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भूगर्भीय रूप से कम समय में पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों के 3/4 से अधिक का खत्म हो जाना, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में 3/4 से अधिक यदि प्रजाति पूरे पृथ्वी से यदि कम हो जाती है एक बार में, तो वह जो स्थिति है उसे हम मास एक्सटिंक्शन की संज्ञा देते हैं, या फिर जो हिंदी में कहा जा सकता है उसे सामूहिक विलोपन की संज्ञा देते हैं। कहा जाता है कि 2.8 मिलियन वर्ष से कम समय में पृथ्वी की 75% से अधिक प्रजातियों का विलुप्त होना जो है यह भी मास एक्सटिंक्शन के अंतर्गत माना जाता है ना। कितने समय में? 2.8 मिलियन वर्ष से कम समय में कितने प्रतिशत से अधिक? तो 75% से अधिक प्रजातियों का समाप्त होना, जो लगभग क्या है 3/4 की बात यहाँ पर भी हो रही है ना। तो यह जो व्यवस्था, यह जो प्रक्रिया है, इसे हम मास एक्सटिंक्शन के तौर पर जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको मोटे तौर पर बताया कि विलोपन यानी एक्सटिंक्शन से आप क्या समझ सकते हैं और मास एक्सटिंक्शन यानी कि सामूहिक विलोपन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो भी मास एक्सटिंक्शन हुआ है पृथ्वी पर की यदि बात की जाए, पृथ्वी पर यदि हम बात करते हैं तो अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं पूरे पृथ्वी पर, है ना। जब से पृथ्वी का जीवन शुरू हुआ तब से अभी तक टोटल 5 ऐसे मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, और एक चिंता जताई जा रही है कि जो छठा मास एक्सटिंक्शन होगा वह मानव जनित होगा, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक होगा, है ना। और इस लिहाज से जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही चिंतित हो रहे हैं, और वो देशों को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि इससे बचने के लिए उपाय किए जाएं। उसके संदर्भ में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो 5 विलोपन हुए हैं ये कौन कौन से हैं, कब कब हुए हैं, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। यदि हम पहले मास एक्सटिंक्शन की बात करें तो वो था लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, है ना। लगभग 445 मिलियन वर्ष पहले सभी प्रजातियों में से लगभग 85% जो प्रजातियां थी उनका विलोपन हो चुका था, है ना। तो ये है पहला मास एक्सटिंक्शन जिसके संदर्भ में शोध आया है, और उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि क्लाइमेट कूलिंग, या फिर उसे आप कह सकते हैं कि जलवायु के शीतलन के कारण ऐसी स्थिति बनी कि उस समय जो भी प्रजातियां थी वो 75% से अधिक जो प्रजातियां थी, वह इनफैक्ट 85% से जो अधिक प्रजातियां थी उनका विलोपन हो चुका था, और इस कारण से इसे फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के तौर पर जाना गया। और इसके पीछे जो कारण बताया गया वो था, मेन जो कारण था वो क्लाइमेटिक कूलिंग था, और ऑक्सीजन का जो प्रवाह था समुद्र में, या उससे क्या हुआ, वह जो प्रवाह था वह बहुत ही बेतरतीब हो गया, और उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, समुद्री परिसंचरण में बहुत बड़ा बदलाव आया। और उस बदलाव का जो नतीजा था वो ये था कि लगभग 85% से भी अधिक प्रजातियों का एक बार में विलोपन हो गया, वो पृथ्वी से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आगे क्या है, उस अवधि की चट्टानों में आयोडीन की मात्रा की माप करके इसके बारे में जानकारी हासिल की गई है, शोध किया गया है, उससे ये पता लगा है। और साथ ही उस अवधि में गहरे महासागरों में ऑक्सीजन की कमी का भी पता चला है, और ये सब कारण थे जिसके कारण से इतनी बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शन हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो इसके महत्वपूर्ण कारण थे उसमें यह बताया गया है कि पर्यावरण में विनाशकारी परिवर्तन जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री ऑक्सीजन की कमी और क्षुद्र ग्रह के टकराने से कई प्रजातियां समाप्त हुई, है ना। और जलवायु शीतलन जो मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कूलिंग, है ना, इससे संभवतः महासागर के परिसंचरण में बदलाव आया, जो मैंने शुरू में भी बताया कि जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्लाइमेटिक कूलिंग हुआ, इसके कारण से जो समुद्री परिसंचरण था, ओशनिक सर्कुलेशन था, उसमें बदलाव आया, और इसका इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव था
वह समुद्री प्रजातियों पर पड़ा और इसके कारण से वो उनका अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो गया, है ना। और जाहिर सी बात है कि जब पोषण चक्र जो था समुद्र में वह डिस्टर्ब हुआ बदलाव के कारण और प्राथमिक उत्पादक समुदायों में भी परिवर्तन हुआ, तो ये जो स्थितियां थी इसके कारण पहला जो मास एक्सटिंक्शन हुआ पृथ्वी पर वो जो है इसी का नतीजा था, है ना। आगे देखते हैं। और ये एक चीज़ और है कि ट्राइलोबाइट्स, बार्कियोपॉड्स और क्रिनोइड्स जैसे कुछ जो प्रजातियां थीं ये बहुत ही कम अब उपलब्ध हैं या फिर पूरी तरीके से ये विलुप्त हो गई, है ना। तो इस संदर्भ में ये कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे हम समझते हैं आगे क्या है। आगे यदि कहा जाए तो जो मैंने शुरू में भी बताया कि लगभग 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिसमें जो पहला था वो ऑर्डोविशियन था और उसके बाद डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन और क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन जो हैं ये 5 जो हैं कुल मिलाकर करके मास एक्सटिंक्शन हुए हैं अभी तक, है ना। मैं इसे एक और स्केच के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम पूरी पृथ्वी को जो मैंने भी चर्चा की कि पर्मियन या फिर डेवोनियन, है ना, ये सब है क्या और इस दौरान क्या कुछ हुआ, इसके संदर्भ में मैं आपको एक स्केच के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। यदि हम पूरे पृथ्वी के काल को यदि हम विभाजित करें तो उसमें होता है एक भूगर्भिक समय को यदि हम डिवाइड करें तो उसमें ये है कि सबसे पहले आता है एरा, ठीक है, उसके बाद आता है पीरियड और उसके बाद आता है इपॉक। ओके, अब यदि हम एरा की बात करें तो सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन। यदि ये टेबल आप समझ जाएंगे तो जो मैंने आपको समझाया, जो 5 एक्सटिंक्शंस के बारे में बताया, उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उससे मैं फिर से आपको एक बार दिखा भी दूंगा ताकि आपको ये इससे कोरिलेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पहला है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सेनोजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और ये मेसोजोइक है और चौथा है सेनोजोइक। ये एरा है, ठीक है, इसे आप एरा कहते हैं। इसमें हर एक एरा में कुछ पीरियड्स हैं। उन पीरियड्स की हम यदि बात करें तो प्री कैम्ब्रियन को हम छोड़ देते हैं। जिस जिस एरा में, जिस पीरियड में मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसके संदर्भ में हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा और ये आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है। ये जब हम पैलियोजोइक की बात करते हैं तो इसमें 3 पीरियड हैं जिसमें मास एक्सटिंक्शन हुआ था, है ना। ऐसे तो इसमें और भी कई सारे पीरियड्स हैं, लेकिन इस पैलियोजोइक में 3 पीरियड्स हैं जिसमें मास एक्सटिंक्शन हुआ था। जिसमें पहला है, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो था ऑर्डोविशियन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डोविशियन, ठीक है, ये पैलियोजोइक से ही जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरा है डेवोनियन और तीसरा है पर्मियन। क्लियर, इन तीनों पीरियड्स में मास एक्सटिंक्शन हुए थे। बाकी जो 2 मास एक्सटिंक्शन हुए थे वो हुए थे मेसोजोइक एरा में। ठीक है, एक है टेरासिक
और एक है क्रिटेशियस। ठीक है ना, इन्हीं पांचों की चर्चा अभी मैंने की भी थी। और जो छठे की बात चल रही है, जो एक छठे को लेकर चिंता जताई जा रही है, वो वर्तमान समय की, जिसमें जो कि सेनोजेक एरा के अंतर्गत आता है ना। इसमें जो पीरियड है क्वाटरनरी, और इसमें जो एपोक है होलोसीन, इसमें एक चिंता जताई जा रही है कि छठा मास एक्सटिंक्शन संभावित है ना। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जो 5 मास एक्सटिंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये 5 ये हैं, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, ये 3 हुए थे कब? तो पैलियोजोइक एरा में। दूसरा टेरासिक और क्रिटेशियस जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था, वो कब हुआ था? मेसोजोइक एरा में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पीरियड है, ये सरीसृप युग था। इन्हीं में से एक पीरियड था जुरासिक, जिसमें डायनासोर वगैरह की चर्चा भी की जाती है। जुरासिक पार्क आपने मूवी भी सुनी होगी या फिर देखा भी होगा। तो इसमें सरीसृप जो प्रजातियां थी वो पाई जाती थी। और ये जो है, इसमें ऑर्डोविशियन जो है, इसमें अकशेरुकीय जो जीव थे वो या फिर इनवर्टिब्रेट, और डेवोनियन में मत्स्य की बात की जाती है, और पर्मियन में उभयचर, इनकी बात की जाती है पर्मियन में, है ना। तो इस तरीके से जो डिवीजन है, ये डिवीजन इस हिसाब से किया गया है। और जो ये 5 पीरियड्स हैं, इन्हीं 5 पीरियड्स में मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। और इसके संदर्भ में जो मैंने अभी आपको बताया भी कि जो डेवोनियन है, ये डेवोनियन की चर्चा हमने की, पर्मियन की चर्चा हमने की, ये किस पीरियड में? तो ये पैलियोजोइक पीरियड में। और इसके बाद ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन और क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन की चर्चा हमने की है। ये किस में की है? तो ये मेसोजोइक में हमने चर्चा की, है ना। तो इस तरीके से टोटल 5 जो मास एक्सटिंक्शन हुए हैं वो हुए हैं। और इसके बाद जो मैंने ये आपको बता ही दिया, आगे देखते हैं। जो छठा मास एक्सटिंक्शन है उसको लेकर के चिंता जताई जा रही है। ये मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के चलते छठे मास एक्सटिंक्शन की बात की जा रही है, और इसी को एंथ्रोपोसेनिक एक्सटिंक्शन के तौर पर भी समझा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि पर्यावरणीय समस्या के कारण जो यह एक विलुप्ति की जो समस्या सामने दिख रही है वह हो सकती है, और मानवीय कार्यकलापों के कारण धरती की जो भौमिकी यानी जियोमॉर्फोलॉजी है और उसका जो पर्यावरण है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। स्थलीय कशेरुकी जीवों की 29,400 प्रजातियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 515 से भी जो अधिक प्रजातियां हैं वे विलुप्ति के कगार पर आ गई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चिंता की बात है। आगे देखते हैं। प्रजातियों का जो मौजूदा नुकसान है वो 1800 के दशक से होता आ रहा है, और इनमें से अधिकांश जो है दक्षिण अमेरिका, इसके बाद ओशिनिया, एशिया और अफ्रीका में जो प्रजातियों का नुकसान है ये देखा गया है। और उसमें यदि प्रतिशतता की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में 30%, ओशिनिया में 21%, एशिया में भी 21% और अफ्रीका में लगभग 16% प्रजातियों का नुकसान पहुंच रहा है, और उन पर जो है विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। आगे क्या है? जीवों के विलोपन के लिए मानव जाति एक खतरे के तौर पर इसे समझा जा रहा है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस मानव का अस्तित्व पर्यावरण के चलते है, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय तंत्र में मानव की जो भूमिका है यह कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और कितना यह हमारे जीवन के लिए, जीवन को बचाने के लिए यह कारगर साबित हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी, है ना। आगे क्या है? 2017 के एक अध्ययन के मुताबिक 27,000 से भी अधिक कशेरुकी प्रजातियों में से 32% की आबादी घट रही है ना। अब ये जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा इंडिकेट करता है कि किस तेजी से जो है कई सारी प्रजातियां विलुप्ति की स्थिति में पहुंच रही हैं।
आगे क्या है, आगे इसका जो प्रभाव है वह प्रभाव क्या कुछ देखने को मिल सकता है। यदि सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर देखने को मिल रहा है, फसल परागण और जल शोधन में भी नुकसान के तौर पर इसका एक प्रभाव दिख रहा है। इसके अलावा जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उसको भी इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ आनुवंशिक परिवर्तनशीलता और जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक लचीलापन है, जो जीवों के आपसी संबंध को लेकर करके उसमें भी कमी आ रही है और इस लिहाज से यह जो स्थिति है यह चिंतनीय बनती चली जा रही है। आगे क्या है, यदि हम इस पूरे मामले में आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड की बात करें तो अवैध वन्यजीव व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यदि हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो जिस तेजी से जो जीव प्रजातियों का विनाश हो रहा है, वे समाप्त होते जा रहे हैं, यह अंततः जो है हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट को जन्म दे सकता है। इसके अलावा पर्यावास के नुकसान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावास का मतलब क्या, कि जो भी हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर जो वन्य जीव रहते हैं या फिर जो समुद्री पारितंत्र है, जो स्थलीय पारितंत्र है ना, जो पर्वतीय पारितंत्र है, इनकी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। यदि इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो जो भी जीव जंतु वहाँ उस पार्टिकुलर इकोलॉजिकल सिस्टम में निवास कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, उन पर यदि खतरा मर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है टोटलिटी में यदि कहा जाए तो वो मानव के अस्तित्व पर भी पड़ेगा और पारिस्थितिकी तंत्र पर तो पड़ेगा ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है उसके तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, और औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अभी तक जिस तेज़ी से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, उनका दोहन हो रहा है, यह चिंतनीय है। और इस लिहाज से ये जो वर्तमान में स्थिति है, ये जो पांचों मास एक्सटिंक्शन हुए थे उनको सिंबलाइज करते हुए यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि जिस हिसाब से जो पांचों मास एक्सटिंक्शन हुए थे उसमें क्लाइमेटिक रीजन सबसे अधिक जो था वो महत्वपूर्ण था, है ना। जलवायु में ऑटोमेटिकली परिवर्तन हुआ, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि उसमें मानव था ही नहीं, है ना। तो उसमें मानव का कोई योगदान नहीं था जलवायु परिवर्तन में। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति ये प्रतीक है इस बात का कि मानव जो है जलवायु को परिवर्तन की दिशा में बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और ये जो भूमिका है ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि विनाशकारी भूमिका है। आगे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। जो चर्चा में मैं शुरू से कर रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत ही बड़े संकट के तौर पर उभर चुका है और इसके अलावा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की दरकार है, सभी की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। और इस लिहाज से यह जो एक चिंता है कि छठा मास एक्सटिंक्शन होने की जो एक चिंता जताई जा रही है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा में जो भी हमने आपको बताया कि पांचों जो मास एक्सटिंक्शन हुए थे, जिनमें से जो पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसके क्या कुछ कारण थे, जिसमें मैंने बताया कि क्लाइमेट कूलिंग जो हुआ था, जो वैश्विक तापन नहीं, उस समय ग्लोबल वार्मिंग का कोई ये नहीं था, रीज़न नहीं था। उस समय क्लाइमेट कूलिंग की जो एक संभावना जताई वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने, उन्होंने उस समय के मास एक्सटिंक्शन के लिए जिम्मेदार उसे माना था। तो उस समय जो स्थितियाँ थी, वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य चारों जो मास एक्सटिंक्शन हुए थे अलग अलग समय में, वे भी प्राकृतिक ही थे, न कि मानव जनित थे, है ना। तो आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह सभी देशों को, सभी सरकारों को और वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को और साथ ही आम जो लोग हैं, आम जनता है, उनको भी इस पूरे विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो एक चिंता है इस चिंता को दूर करने की कोशिश की जाए, है ना। तो आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, सामूहिक विलोपन या मास एक्सटिंक्शन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर अभी तक हुए सामूहिक विलोपन की विस्तार से
चर्चा करें। बहुत ही सीधा सा सवाल है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो सकता है और मास एक्सटिंक्शन का क्या अभिप्राय होता है, इन दोनों को आपको समझाना होगा। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि पृथ्वी पर जो 5 मास एक्सटिंक्शंस अभी तक हुए हैं, ये कब हुए और उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रहीं, इनके बारे में आपको समझाना होगा। और साथ ही आप अपने उत्तर के अंत में ये भी दर्शा सकते हैं कि जो एक छठा मास एक्सटिंक्शन की जो बात की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, और एंथ्रोपोजेनिक रीजन किस वे में है, ये भी आपको अपने उत्तर में बताना चाहिए। इससे आपका उत्तर और बेहतर बन सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।